नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है नमो टेक्नीशियन के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग हीट ट्रीटमेंट चैप्टर का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको अलग से हीट ट्रीटमेंट चैप्टर को पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हुए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट जिनको हिंदी में क्वेश्चन चाहिए तो इस वीडियो को प्लीज़ एक बार देख ले। आपको हिंदी में क्वेश्चंस और ऑप्शन को भी समझाया जाएगा, तो मेरे हिसाब से किसी हिंदी मीडियम वाले को भी दिक्कत नहीं होगा और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द पर्पज ऑफ हीट ट्रीटमेंट इज, यानी हीट ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग हीट ट्रीटमेंट को समझते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्टील को गर्म किया जाता है, फिर अलग अलग रेट में ठंडा किया जाता है, जिससे क्या होता है स्टील का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता है, साथ में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं, टू चेंज द स्ट्रक्चर, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रहा है, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। तो जैसे जब हम लोग गर्म करके रैपिडली ठंडा करते हैं तो क्या होता है, मेटल स्टील हमारा हार्ड हो जाता है। तो उसमें कौन सा स्ट्रक्चर आता है, उसमें मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर आ जाता है। तो जब मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर आ जाता है तो उसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज डेवलप होता है, जैसे ब्रिटलनेस आ जाता है, टफनेस कम हो जाता है, डक्टिलिटी कम हो जाता है। तो हम लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकते हैं और स्टील का प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कार्बन परसेंटेज ऑफ स्टील डज नॉट एक्सीड, यानी स्टील में कितना कार्बन परसेंटेज होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं 1.7%। अकॉर्डिंग टू नीमी बुक के अकॉर्डिंग स्टील में 1.7% से ज़्यादा कार्बन नहीं होना चाहिए। अगर 1.7% से ज़्यादा कार्बन होगा तो वो स्टील नहीं रहेगा, कास्ट आयरन में वो चेंज हो जाएगा। किसी किसी बुक में आपको 2.1% भी मिलेगा, तो दोनों सही है। लेकिन क्योंकि हम लोग नीमी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो नीमी के अकॉर्डिंग 1.7% कार्बन परसेंटेज स्टील में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आफ्टर हार्डनिंग इफ कंपोनेंट इज स्लोली कूल्ड, यानी जब हम लोग किसी स्टील को हार्ड करेंगे, हार्ड करने के बाद अगर हम लोग धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो कंपोनेंट में क्या चेंजेज आएगा। पहला ऑप्शन क्या है, कंपोनेंट विल बी सॉफ्ट। तो दोस्तों होता क्या है, जब हम लोग धीरे धीरे ठंडा करते हैं, धीरे धीरे हम लोग एनालिंग में ठंडा करते हैं, नॉर्मलाइजिंग में ठंडा करते हैं, तो होता क्या है, देखिए एनालिंग में क्या होता है, जब हम लोग धीरे धीरे ठंडा करते हैं, धीरे धीरे ठंडा करने से क्या होता है, कंपोनेंट हमारा क्या होता है, कंपोनेंट सॉफ्ट बनता है और उसको आसानी से मशीनिंग उसके ऊपर हम लोग कर सकते हैं। तो हार्डनिंग के बाद अगर हम लोग कंपोनेंट को धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो उससे क्या होता है, कंपोनेंट सॉफ्ट होता है और उसको मशीनेबल बनाया जाता है, यानी आसानी से उसके ऊपर हम लोग मशीनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, स्टील विच कॉन्टेंट 0.84% कार्बन इच कॉल्ड। तो कौन सा स्टील है जिसमें 0.84% कार्बन रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन देख सकते हैं, यूटेक्टॉइड या फिर पियरलाइट स्टील। ठीक है, यूटेक्टॉइड स्टील बोला जाता है अगर किसी स्टील में 0.84% कार्बन रहेगा, या फिर पियरलाइट स्टील बोला जाता है। पियरलाइट स्टील इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें जो स्ट्रक्चर होता है 0.84% वाला स्टील में जो स्ट्रक्चर होता है वो पियरलाइट का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको पियरलाइट स्टील भी बोला जाता है। हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील क्या होता है, अगर स्टील में 0.84 से कम कार्बन का मात्रा रहेगा तो वो हो जाएगा हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील, यानी बी ऑप्शन। और अगर 0.84% से ज़्यादा कार्बन होगा तो क्या हो जाएगा, हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्बन परसेंटेज इन लो कार्बन स्टील। तो दोस्तों लो कार्बन स्टील में कार्बन परसेंटेज कितना होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, अप टू 0.15%। तो दोस्तों ये होता है डेड माइल्ड स्टील का। डेड माइल्ड स्टील में कार्बन परसेंटेज कितना होता है, अप टू 0.15। 0.15 से 0.45 होता है लो कार्बन स्टील, इसी को माइल्ड स्टील भी बोला जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन क्या है, मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील में 0.45 से 0.8% कार्बन रहता है। और डी ऑप्शन क्या है, 0.8 से 1.5% या 1.7% भी रह सकता है, ये क्या होगा, हाई कार्बन स्टील। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
विच स्टील हैव बोथ लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड अपर क्रिटिकल टेम्परेचर आर सेम। तो दोस्तों कौन सा स्टील होता है जिसमें लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर दोनों सेम होता है। तो सबसे पहले हमें लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर समझना होता है। तो जब हम लोग किसी भी स्टील को हीट करते हैं तो हीट करने टाइम क्या होता है, जो स्टील का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑस्टेनाइड में चेंज होना, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे फेराइट होता है, फेराइट और फेयरलाइट, ये क्या होता है जब हम लोग इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये ऑस्टेनाइड में चेंज होता है। तो जब ये ऑस्टेनाइड में चेंज होना स्टार्ट करेगा, ठीक है, जिस टेम्परेचर में ये ऑस्टेनाइड में चेंज होना स्टार्ट करेगा उस टेम्परेचर को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर बोला जाता है। और जब ये पूरी ऑस्टेनाइड में चेंज हो जाएगा उसको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर बोला जाता है। क्लियर। तो जो हमारा यूटेक्टोइड स्टील होता है यानी 0.84% कार्बन, ठीक है, यानी यूटेक्टोइड स्टील, इसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर दोनों सेम होता है। दोनों कितना होता है, 723 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जितना भी स्टील होता है, स्टील का लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, 723 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यूटेक्टोइड स्टील में लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर दोनों सेम ही होता है। बाद बाकी स्टील में क्या होता है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 723 डिग्री सेल्सियस ही होता है, लेकिन अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कार्बन परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर एट व्हिच स्ट्रक्चर ऑफ स्टील स्टार्ट चेंजेस टू ऑस्टेनाइड। इसी के बारे में हम लोगों ने बात किया। जब हम लोग हीट करते हैं तो जब ये स्ट्रक्चर ऑस्टेनाइड में चेंज होना स्टार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, और जब ये पूरी चेंज हो जाता है जिस टेम्परेचर में उसको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर बोला जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टील विथ 0% कार्बन है जो स्ट्रक्चर ऑफ। तो कोई अगर स्टील है उसमें 0% कार्बन है तो दोस्तों एक्चुअल में ये 0 होता नहीं, 0 पॉइंट समथिंग होता है। तो अगर स्टील में 0% कार्बन है या फिर पिग आयरन में 0% कार्बन है तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है इसमें, इसमें फेराइट स्ट्रक्चर होता है। अब समझ लीजिए, अगर 0 से, ठीक है, सबसे पहले तो 0.84% इसमें आपको पता होगा क्या होता है, फेयरलाइट होता है, फेयरलाइट स्ट्रक्चर। तो 0 से 0.84% के बीच क्या क्या रहता है, फेराइट प्लस फेयरलाइट रहता है, ठीक है। यानी हाइपोयूटेक्टोइड में क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, फेयरलाइट प्लस फेयरलाइट, और हाइपर यूटेक्टोइड यानी क्या होगा, 0.84% कार्बन से ज़्यादा अगर कार्बन है तो इसमें क्या होता है, फेयरलाइट प्लस सीमेंटाइट होता है। ये स्ट्रक्चर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो स्टील विथ 0% कार्बन है जो स्ट्रक्चर ऑफ क्या होगा, बी ऑप्शन फेराइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टील विथ 0.84% कार्बन है जो स्ट्रक्चर ऑफ। तो दोस्तों हम लोगों ने बात किया था अगर स्टील में 0.84% कार्बन है तो उसमें कौन सा स्ट्रक्चर होता है, फेयरलाइट स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्या है, द पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजिंग स्टील इज टू। तो स्टील में नॉर्मलाइजिंग क्यों किया जाता है, पहला ऑप्शन क्या है, रिमूव इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस, दूसरा ऑप्शन है इम्प्रूव मशीनेबिलिटी, तीसरा ऑप्शन सॉफ्टेन द स्टील, इंक्रीज द टफनेस। तो दोस्तों सबसे पहले पहला ऑप्शन देख लेते हैं। जब भी हम लोग हैमरिंग करते हैं, किसी जॉब के ऊपर हैमरिंग करते हैं, या फिर उसका जो फेज चेंज होता है यानी लिक्विड से सॉलिड होता है या फिर सॉलिड से लिक्विड होता है, या फिर हम लोग बराबर कूलिंग नहीं करते हैं, कभी ज़्यादा ठंडा करते हैं कभी कम ठंडा, तो इससे क्या होता है, मेटल के अंदर, स्टील के अंदर एक स्ट्रेस डेवलप होता है जिसको रेसिजुअल स्ट्रेस बोला जाता है। ये अपने आप डेवलप होता है जब इसका स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेज होता है। तो इस स्ट्रेस के कारण क्या होता है, मेटल हार्ड हो जाता है और कभी भी क्रैक हो सकता है। तो जिसके लिए इस स्ट्रेस को हटाना, यानी इस स्ट्रेस को हटाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस करते हैं, नॉर्मलाइजिंग करते हैं, जिससे क्या होता है, स्ट्रेस को, जो भी स्ट्रेस इसमें डेवलप होता है उसको हटाया जाता है। बी ऑप्शन क्या है, इम्प्रूव मशीनेबिलिटी। तो दोस्तों एनालिंग में मशीनेबिलिटी इम्प्रूव किया जाता है, सॉफ्टन किया जाता है एनालिंग में, और टफनेस को बढ़ाया जाता है टेम्परिंग प्रोसेस में। तो आगे हम लोग धीरे धीरे करके सारा प्रोसेस को भी समझने वाले हैं इस वीडियो में।
तो यहाँ पर नॉर्मलाइजिंग क्यों किया जाता है, जो स्ट्रेस डेवलप होता है स्टील के अंदर उसको हटाने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पर्पज ऑफ एनेलिंग। दोस्तों अभी हम लोगों ने एनेलिंग के बारे में बात किया, एनेलिंग क्यों किया जाता है। तो एनेलिंग किया जाता है स्टील को सॉफ्ट बनाने के लिए, स्टील को सॉफ्ट बनाने के लिए एनेलिंग किया जाता है। एनेलिंग जब हम लोग करते हैं, मेटल को हीट करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, और एनेलिंग में जो ठंडा करने का प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, फर्नेस में ही हम लोग ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। फर्नेस में ही हम लोग इसको, फर्नेस को बंद करके इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है, नॉर्मलाइजिंग में हम लोग बाहर में, फर्नेस के बाहर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो एनेलिंग क्यों किया जाता है, एनेलिंग स्टील को सॉफ्ट बनाने के लिए एनेलिंग किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, द पर्पज ऑफ हार्डनिंग। हार्डनिंग क्यों किया जाता है किसी भी स्टील में। तो दोस्तों हार्डनिंग किया जाता है कटिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, यानी जब हम लोग किसी स्टील को हार्ड बनाएंगे तो उस स्टील से हम लोग किसी अदर मेटल को भी काट सकते हैं। सॉफ्टन का आपको पता चल गया कि स्टील को सॉफ्ट करने के लिए एनेलिंग किया जाता है। टफनेस को बढ़ाने के लिए टेम्परिंग किया जाता है। डिक्रीज वियर रेजिस्टेंट, यानी क्या है, देखिए वियर, अगर हार्डनेस बढ़ेगा तो क्या होगा, वियर रेजिस्टेंट कम होगा। यानी वियर रेजिस्टेंट कहने का मतलब क्या है, वियर रेजिस्टेंट कहने का मतलब है मेटल डिफॉर्मेशन। तो आप देखे होंगे फ्रिक्शन के कारण भी क्या होता है, मटेरियल डिफॉर्मेशन होता है। तो जब हमारा स्टील हार्ड होगा तो उसमें क्या होगा, वियर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी डेवलप होगा। इसमें ऑप्शन में क्या है, डिक्रीज, कम किया जाता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन सही नहीं होगा। हार्डनिंग में क्या होता है, वियर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाता है, और यानी हार्ड ज़्यादा होगा तो वियर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा और कटिंग एबिलिटी भी बढ़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, द पर्पज ऑफ टेम्परिंग। तो दोस्तों हार्डनिंग के बाद टेम्परिंग किया जाता है। हार्डनिंग जब हम लोग क्या करते हैं, हार्डनिंग जब करते हैं ब्रिटलनेस आ जाता है। क्लियर। हार्डनिंग जब हम लोग करते हैं तो मेटल में क्या होता है, ब्रिटलनेस आ जाता है। ठीक है। तो ब्रिटलनेस को दूर करने के लिए टेम्परिंग किया जाता है। ठीक है। जब हम लोग हार्ड करते हैं डक्टिलिटी भी कम हो जाता है। डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी यानी किसी मेटल को, किसी स्टील को हम लोग तार के रूप में खींच सकते हैं। तो ये हार्ड होगा तो इसको तो खींचना मुश्किल हो जाएगा। यानी जब हम लोग हार्ड करते हैं क्या होता है, डक्टिलिटी भी कम हो जाता है। तो कुछ डक्टिलिटी रिस्टोर करने के लिए टेम्परिंग किया जाता है। और टेम्परिंग शॉक रेजिस्टेंस के लिए भी किया जाता है। शॉक रेजिस्टेंट क्या होता है, जब हम लोग किसी जॉब के ऊपर हमर का यूज करेंगे, सपोज मान लीजिए हमर का हम लोग यूज करते हैं, हमरिंग करते हैं, तो जब हम लोग हमरिंग करेंगे तो ये जो इस लोड को, हमर का जो लोड है इसको बिना ब्रेक ये एब्जॉर्ब कर ले, उसको एब्जॉर्ब कर ले, तो उसी को शॉक रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो जब हम लोग टेम्परिंग करते हैं, टेम्परिंग से क्या क्या होता है, शॉक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी इंप्रूव होता है, डक्टिलिटी को रिस्टोर किया जाता है, और ब्रिटलनेस को दूर किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ स्टील ड्यूरिंग कूलिंग। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 723 डिग्री सेल्सियस। तो ये कब होता है, जब हम लोग स्टील को हीट करते हैं, गर्म करते हैं। ठंडा करने टाइम क्या होगा, जब हम लोग ठंडा करते हैं तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, इससे हम लोग 30 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 693 डिग्री सेल्सियस। तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जब हम लोग ठंडा करते हैं तो 30 डिग्री कम होता है। ठीक है। और जब हम लोग इसका जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, तो जो भी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उससे 30 डिग्री कम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा स्टील का। क्लियर। तो जब हम लोग ठंडा करते हैं तो इसका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होगा, 693 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस प्रोड्यूस ए स्केल फ्री सरफेस ऑन द कंपोनेंट। तो दोस्तों इंडक्शन हार्डनिंग, ठीक है, इंडक्शन हार्डनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्केल फ्री सरफेस प्रोवाइड होता है जब हम लोग इसको गर्म करते हैं। तो दोस्तों स्केल क्या होता है, जब हम लोग गर्म करते हैं, किसी भी स्टील को गर्म करते हैं तो स्टील के ऊपर एक ब्लैक कलर का क्या होता है, लेयर बैठ जाता है, उसी को स्केल बोला जाता है। तो जब हम लोग इंडक्शन हार्डनिंग करते हैं, इंडक्शन हार्डनिंग में क्या होता है, जो सरफेस हमें प्राप्त होता है वो स्केल फ्री सरफेस प्राप्त होता है। इंडक्शन हार्डनिंग में क्या होता है, इसमें करेंट का सप्लाई देके, करेंट का यूज करके इसका सरफेस को हार्ड किया जाता है। क्लियर। फ्लेम हार्डनिंग क्या होता है, फ्लेम हार्डनिंग में
कोई जॉब होगा, जॉब के ऊपर फ्लेम का यूज करके हार्ड किया जाता है। नाइट्रेटिंग में क्या होता है, अमोनिया गैस का यूज करके उसको गर्म किया जाता है, यानी नाइट्रोजन का यूज करके अमोनिया गैस का सर्कुलेशन होता है, जिससे नाइट्रोजन मिलता है। नाइट्रोजन से क्या होता है, स्टील हमारा हार्ड होता है। ठीक है। केस हार्डनिंग में क्या होता है, केस हार्डनिंग में कार्बोराइजिंग किया जाता है। कार्बोराइजिंग में पहले कार्बन का परसेंटेज बढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। तो वो सब भी हम लोग आगे समझने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए गिवन कंपोनेंट क्रेक्ड आफ्टर हीट ट्रीटमेंट, वन कैन बी पॉसिबल रीजन। तो एक कंपोनेंट है जिसको हीट ट्रीटमेंट किया गया, हीट ट्रीटमेंट करने के बाद कंपोनेंट में क्रेक आ गया, क्या रीजन हो सकता है। तो दोस्तों इसका रीजन क्या होगा, इट वॉज सडनली कोल्ड इन ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, हीट ट्रीटमेंट करने के बाद सडनली इसको क्या किया गया, ब्राइन सॉल्यूशन में ठंडा किया गया, तो इसके कारण इसमें क्रेकनेस आ सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केस हार्डनिंग इज ए मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग हार्ड स्किन ऑन द सरफेस ऑफ। ठीक है। तो केस हार्डनिंग, देखिए केस हार्डनिंग किस स्टील में किया जाता है, तो जिस स्टील में, देखिए जब अपन केस हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं तो मिनिमम 0.15%, ठीक है, कार्बन का मात्रा होना चाहिए। तो 0.15% कार्बन का मात्रा किस में होता है, लो कार्बन स्टील में 0.15% से 0.45% कार्बन का मात्रा होता है। तो केस हार्डनिंग किस स्टील के ऊपर किया जाता है, लो कार्बन स्टील के ऊपर किया जाता है। तो जब हम लोग केस हार्डनिंग करते हैं, केस हार्डनिंग में क्या होता है, मान लीजिए इस तरह का जॉब है, ठीक है, इसमें जो इसका आउटर सरफेस है, बाहर का जो सरफेस है, इसको क्या किया जाता है, हार्ड बनाया जाता है, और अंदर का जो सरफेस है इसको कोर बोला जाता है, इसको सॉफ्ट ही रखा जाता है। यानी इसमें जो कार्बन का मात्रा होगा 0.15% ही होगा, लेकिन इसमें जो बाहर का सरफेस होगा, बाहर का स्किन होगा, इसको हार्ड बनाया जाता है। उसके लिए कार्बोराइजिंग प्रोसेस किया जाता है। कार्बोराइजिंग प्रोसेस में क्या होता है, ये जो कार्बन परसेंटेज है इसको बढ़ाकर कर दिया जाता है 0.9% तक कार्बन का मात्रा बढ़ा दिया जाता है। इसके लिए अलग अलग प्रोसेस होता है, पैक कार्बोराइजिंग होता है, लिक्विड कार्बोराइजिंग होता है। तो उससे क्या किया जाता है, कार्बन का मात्रा को बढ़ाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू रिड्यूस इंटरनल स्ट्रेसेस ऑफ हार्डन टूल द मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट जनरली अप्लाइड इज ऑप्शन एनेलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग। तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ गौर करना होगा, यहाँ पर क्या लिखा है, हार्डन टूल, यानी कोई टूल है जिसको हार्डनिंग किया गया है, हार्ड किया गया है। तो जब हार्ड हम लोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, देखिए स्ट्रेस डेवलप होता है। स्ट्रेस डेवलप होगा तो हार्डनिंग के बाद हम लोग कौन सा प्रोसेस करते हैं, हार्डनिंग के बाद हम लोग टेम्परिंग प्रोसेस करते हैं। हार्डनिंग के बाद कौन सा प्रोसेस किया जाता है, टेम्परिंग प्रोसेस किया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ क्वेंचिंग मीडिया इज इन ऑर्डर ऑफ देयर सेवेरिटी ऑफ द कूलिंग रेट, दैट इज फ्रॉम स्लो टू रैपिड कूलिंग। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग आपको क्वेंचिंग मीडिया देखने को मिलेगा। तो उसमें से आपको बताना है, इसमें ग्रुप दिया हुआ है अलग अलग क्वेंचिंग मीडिया का, लेकिन उसमें आपको बताना है कि स्लो से, ठीक है, धीरे धीरे से आपको रैपिड कूलिंग यानी ज़्यादा स्पीड स्टील को ठंडा करता है। क्वेंचिंग क्या होता है, क्वेंचिंग यानी ठंडा करना। हीट ट्रीटमेंट में स्टील को गर्म करते हैं, उसके बाद जो ठंडा करते हैं, ठंडा करने का जो प्रोसेस है उसी को क्वेंचिंग बोला जाता है। उसके लिए अलग अलग मीडिया का यूज किया जाता है। तो इसमें हमें बताना है स्लो से रैपिड कूलिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए, सबसे स्लो क्या होगा, सबसे स्लो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, सबसे स्लो क्या होगा, एयर, फोर्स्ड एयर। ठीक है, उसके बाद ये बढ़ेगा, इसमें क्या होगा, ऑयल में और ज़्यादा जल्दी ठंडा होगा इसके कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में। और ब्राइन सॉल्यूशन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, यानी मतलब सबसे कम समय में ज़्यादा ठंडा होता है। ब्राइन सॉल्यूशन में ज़्यादा ठंडा क्यों होता है, ब्राइन सॉल्यूशन में इसलिए जल्दी ठंडा होता है क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग टेम्परेचर, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जिसके कारण ये काफ़ी जल्दी ठंडा करता है। क्लियर। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेंचिंग मीडिया इज यूज्ड फॉर हार्डनिंग एलॉय स्टील। तो कौन सा क्वेंचिंग मीडिया का यूज किया जाता है एलॉय स्टील के लिए। तो दोस्तों एलॉय स्टील के लिए ऑयल का यूज किया जाता है। एलॉय स्टील को क्वेंचिंग करने के लिए, ऑयल का यूज किया जाता है। और अगर स्पेशल एलॉय स्टील है तो स्पेशल एलॉय स्टील के लिए यूज किया जाता है कोल्ड एयर का। क्लियर। तो ये चीज़ें आपको याद रखना होगा। ठीक है, एलॉय स्टील के लिए किसका यूज किया जाता है, ऑयल का यूज किया जाता है। एलॉय स्टील जैसे हाई स्पीड स्टील
को अगर ठंडा करना होगा तो किसका यूज किया जाता है, ऑयल का यूज किया जाता है। क्लियर। वाटर का कहाँ पे यूज किया जाता है, वाटर का यूज किया जाता है प्लेन कार्बन स्टील, कार्बन स्टील के लिए वाटर का यूज किया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर केस हार्डनिंग स्टील मस्ट हैव कार्बन परसेंटेज ऑफ। तो ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। केस हार्डनिंग तभी हम लोग कर सकते हैं जब स्टील में कितना कार्बन परसेंटेज होना चाहिए, 0.15% होना चाहिए। क्लियर। इन कार्बोराइजिंग कार्बन परसेंटेज ऑफ सरफेस इज इंक्रीज अप टू। तो हम लोगों ने ये भी पहले डिस्कस कर चुका है। तो जब हम लोग कार्बोराइजिंग करते हैं, ये केस हार्डनिंग में क्या क्या होता है, कार्बोराइजिंग किया जाता है और हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। कार्बोराइजिंग क्यों किया जाता है, कार्बन परसेंटेज को बढ़ाया जाता है। और हीट ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है, उसमें शॉक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी यानी टफनेस बनाने के लिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस किया जाता है। तो कार्बोराइजिंग में क्या होता है, कार्बोराइजिंग में 0.15% कार्बन से 0.9% तक जो सरफेस होगा, बाहरी सरफेस, उसमें 0.9% कार्बन बढ़ाया जाता है। क्लियर। तो कार्बोराइजिंग मेनली क्या होता है, कार्बन परसेंटेज बढ़ाने के लिए एक प्रोसेस है। नेक्स्ट क्या है, कार्बोराइजिंग कैन बी डन एट ए टेम्परेचर ऑफ। तो कार्बोराइजिंग कितने टेम्परेचर में किया जाता है, तो दोस्तों 880 से 930 डिग्री सेल्सियस में कार्बोराइजिंग प्रोसेस किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टील यूज्ड फॉर सरफेस हार्डनिंग विल हैव ए कार्बन कंटेंट ऑफ। यानी अभी हम लोगों ने केस हार्डनिंग के बारे में पढ़ा, केस हार्डनिंग में इतना कार्बन का मात्रा होनी चाहिए 0.15%। और एक चीज़ आपको याद रखना होगा, अगर 0.3% कार्बन है किसी भी स्टील में तो उसको हम लोग डायरेक्ट हार्डनिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हार्डनिंग प्रोसेस उसमें हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सरफेस हार्डनिंग के लिए, सरफेस हार्डनिंग के लिए कार्बन परसेंटेज कितना होना चाहिए। तो दोस्तों सरफेस हार्डनिंग के लिए कार्बन परसेंटेज होना चाहिए 0.35 से 0.7%। यही आपका इंडक्शन हार्डनिंग के लिए भी चाहिए। इंडक्शन हार्डनिंग के लिए भी कार्बन परसेंटेज कितना चाहिए, इंडक्शन हार्डनिंग के लिए भी कार्बन परसेंटेज 0.35 से 0.7% चाहिए। तो ये सरफेस हार्डनिंग के लिए और इंडक्शन हार्डनिंग के लिए, ठीक है, दोनों के लिए इतना % कार्बन होना चाहिए स्टील में। नेक्स्ट क्या है 25 नंबर, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ फ्लेम हार्डनिंग इन द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, अगर हम लोग फ्लेम हार्डनिंग करते हैं तो फ्लेम हार्डनिंग में क्या होता है, कोई जॉब है मान लीजिए, ठीक है, कोई जॉब है तो एक बर्नर होता है, ठीक है, ये मान लीजिए बर्नर है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हुए जाते हैं, ठीक है, फ्लेम के थ्रू गर्म करते हुए जाते हैं और जस्ट इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वाटर का, पानी का स्प्रे करते हुए जाते हैं, जिससे क्या होता है काफ़ी जल्दी ये गर्म हो जाता है और काफ़ी जल्दी क्वेंचिंग हो जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है, ये हार्ड बन जाता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो लास्ट ऑप्शन है, नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल वर्कपीस। तो फ्लेम हार्डनिंग हम लोग स्मॉल वर्कपीस यानी छोटा जॉब के ऊपर फ्लेम हार्डनिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, फ्लेम हार्डनिंग किया जाता है जो सरफेस होगा, सरफेस को ही मतलब हार्ड बनाने के लिए, ठीक है, बाहरी सरफेस को हार्ड बनाने के लिए ही फ्लेम हार्डनिंग किया जाता है। तो अगर हम लोग स्मॉल वर्कपीस यानी छोटा वर्कपीस के ऊपर फ्लेम हार्डनिंग करेंगे तो क्या होगा, पूरा जॉब हार्ड हो सकता है, ठीक है। यही कारण, यही इसका डिसएडवांटेज है कि हम लोग छोटा जॉब के ऊपर फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम इफ हॉट स्टील इज कूल्ड रैपिडली टू फॉर्म ए न्यू स्ट्रक्चर। तो दोस्तों जब हम लोग गर्म स्टील को यानी हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, गर्म कर दिए हैं, उसके बाद अगर रैपिडली ठंडा करेंगे, है ना, यानी काफ़ी कम समय में ठंडा करेंगे, काफ़ी जल्दी ठंडा करेंगे, तो क्या होगा, कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा। तो दोस्तों स्ट्रक्चर क्या बनेगा, मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर बनेगा स्टील में, ठीक है। अगर रैपिडली ठंडा किया जाता है तो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, मार्टेनसाइट होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टील बीइंग हीटेड टू ए रिक्वायर्ड टेम्परेचर एंड हेल्ड इन द सेम टेम्परेचर फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो होता क्या है, जब हम लोग स्टील को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद कुछ देरी तक हम लोग उसी टेम्परेचर में छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है उसकी क्रॉस सेक्शन में यानी जो हीट होगा वो पूरी सरफेस में फैल जाता है। जिस कंपोनेंट को हम लोग गर्म कर रहे हैं उसमें पूरी फैल जाता है। तो इस पीरियड ऑफ टाइम को क्या बोला जाता है, तो दोस्तों इसको बोला जाता है सॉकिंग, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इसको सॉकिंग बोला जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है प्री हीटिंग। प्री हीटिंग क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट से पहले स्टील को कुछ टेम्परेचर में गर्म किया जाता है, उसको प्री हीटिंग बोला जाता है। क्वेंचिंग के बारे में हम लोगों ने बात किया, क्वेंचिंग क्या होता है,
हीट ट्रीटमेंट के बाद जो ठंडा किया जाता है उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है क्वेंचिंग। लेकिन शॉकिंग में क्या होता है, देखिए शॉकिंग में जब हम लोग कार्बन स्टील या फिर लो एलॉय स्टील को गर्म करते हैं तो उसमें शॉकिंग टाइम दिया जाता है। अगर थिकनेस यानी ठीक है 5 मिनट कितना में, अगर 10 mm थिकनेस है, कब, जब कार्बन स्टील होगा और लो एलॉय स्टील होगा, है ना, तब। क्लियर। और जब मान लीजिए हाई एलॉय स्टील होगा, हाई एलॉय स्टील में हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तब क्या होगा 10 mm थिकनेस में, अगर कोई स्टील है 10 mm थिकनेस है तो उसमें क्या करना होगा 10 मिनट तक शॉकिंग टाइम दिया जाता है। ये आपको याद रखना होगा। प्री हीटिंग किया जाता है 600 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। तो ये है आपका 27 का आंसर। 28 क्या होगा, देखिए 28 में व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिमूविंग इंटरनल डिफेक्ट्स ऑफ स्टील। तो कौन सा प्रोसेस है जिसमें इंटरनल डिफेक्ट्स को हटाया जाता है। तो दोस्तों नॉर्मलाइजिंग में इंटरनल डिफेक्ट्स को हटाया जाता है। इंटरनल डिफेक्ट्स कहने का मतलब क्या होता है, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले बात किया था, स्ट्रेसेस डेवलप हो जाता है, ठीक है। जब हम लोग हमरिंग करते हैं, फॉर्जिंग करते हैं तो स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है हम लोग नॉर्मलाइजिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ रीहीटिंग द हार्डेंड स्टील टू ए 400 डिग्री सेल्सियस फॉलोड बाय कूलिंग। तो ये देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा हार्डेंड स्टील। तो जब ये कौन सा प्रोसेस है जिसमें हार्डेंड स्टील को 400 डिग्री सेल्सियस में गर्म किया जाता है और उसके बाद कूलिंग किया जाता है। तो दोस्तों ये कौन सा प्रोसेस होगा, ये टेम्परिंग प्रोसेस होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील लाइक स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, टफनेस आर अफेक्टेड। तो दोस्तों जब हम लोग हार्डनिंग करते हैं तो इसका क्या होता है, स्ट्रेंथ बढ़ता है, डक्टिलिटी कम हो जाता है, टफनेस कम हो जाता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।